रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गरीबों की बस्ती थी, जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए घरों में कुछ गरीब परिवार रहते थे। अपना जीवन बहुत कष्ट में व्यतीत करते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कभी एक टाइम का खाकर और कभी बिना खाए ही सो जाते थे। उसी गांव में एक मुखिया जी भी रहते थे। वो सभी बस्ती वाले अपनी शिकायतें और सलाह लेने के लिए हमेशा मुखिया जी के पास ही जाया करते थे। मुखिया जी बहुत नेकदिल इंसान थे। वो सभी की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उस बस्ती में एक बड़ी सी गाड़ी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। उसका नाम रवि होता है। रवि अपनी गाड़ी से उतरकर बस्ती के एक व्यक्ति सुरेश को नमस्ते करता है और कहता है, मैं इन बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप सभी बस्ती वालों को यहाँ बुला लेंगे? ये बात सुन सुरेश सबसे पहले दौड़ा दौड़ा मुखिया जी के पास पहुँचता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी बस्ती में एक बड़ा धनवान व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि उसे सभी बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर मुखिया जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला वो धनवान व्यक्ति हमारी बस्ती वालों से क्या बात करना चाहता है। तुम सभी बस्ती के सभी भाइयों को इकट्ठा करो और वहाँ लेकर जाओ, और इतने में मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। सुरेश ये बात सुनते ही सभी बस्ती वालों को बुलाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उस धनवान व्यक्ति के पास मुखिया जी और सभी बस्ती वाले भाई इकट्ठा हो जाते हैं। नमस्कार मुखिया जी, मेरा नाम रवि है। नमस्कार रवि जी, क्या बात है रवि जी? गरीब लोगों से काफी लगाव है और मैं उनकी बहुत मदद करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करता रहता हूँ। ऐसी ही मदद करते हुए मुझे आपकी बस्ती के बारे में पता चला है। मैंने फैसला किया है कि मैं हर हाल में आपकी मदद करूंगा। आप महान हो साहब, इसलिए आप हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैंने आप सबके लिए पास में ही एक नई बस्ती बनाई है। आप सभी कल से ही वहां पर जाकर रह सकते हैं। ये उस जमीन के कागज हैं, लेकिन इससे पहले आप मुझे इस जमीन के कागज दे दीजिए, जिससे कि मैं दूसरे गरीब लोगों को खाना देने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर सकूंगा। गरीब लोगों की इतनी मदद कर रहे हो आप, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको अभी इस जमीन का कागज दिलवाता हूँ। ये कहकर मुखिया जी सभी बस्ती वालों से बात करने लगते हैं और समझाते हैं कि यह हमारे लिए खुशियों की सौगात है, इसीलिए हम सभी को अपने घरों का कागज उस धनवान व्यक्ति को दे देनी चाहिए। ये बात सुनकर सभी बस्ती वाले अपने घरों के कागज लेकर उस धनवान व्यक्ति के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उस धनवान व्यक्ति को अपने घरों के कागज सौंप देते हैं। रवि उन सभी कागजों को लेकर और उनसे कल फिर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह इस बस्ती के सभी लोग अपना अपना सामान बांधकर उस धनवान व्यक्ति रवि का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर रवि की गाड़ी आती है और उन सबके साथ पैदल पैदल चलकर उन्हें अपनी जगह पर ले जाता है। रास्ते में एक बहुत गंदी सी जगह पर पड़ती है। वहाँ पर खूब सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है। वहाँ पहुँचकर रवि रुक जाता है और सभी बस्ती वाले भी रुक जाते हैं। तभी मुखिया जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ साहब, और कितनी दूर है वो नई बस्ती, और आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? अब से यही तुम्हारी नई बस्ती है। देखो तो कितनी बड़ी जगह है। अब से तुम सब यहीं टेंट में रहोगे, कूड़े कचरे के पास। कितना अच्छा है ना ये सब। ये तो धोखा है हमारे साथ। हमने तुम पर भरोसा करके इतना दूर हम आए, और हमने अपने घरों का कागज भी तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें दिए, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसा क्यों मुखिया जी? इस जगह के कितने फायदे हैं पता है? इतना बड़ा खुला मैदान है, चारों तरफ से खुली हवा आती है, और तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खेल भी सकते हैं, और कचरा फेंकने के लिए आप सभी को कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बस्ती वाले अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और अफसोस करते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वहीं अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। पर इस बात का काफी गहरा असर मुखिया जी पर होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर ही सभी बस्ती वालों ने अपने घरों के कागज उन्हें दे दिए थे। इसीलिए वो गहरे सदमे में आकर काफी बीमार पड़ जाते हैं। मुखिया जी की 2 बेटियां हैं, सीता और गीता। वो दोनों दिल्ली के सरकारी कॉलेज में अपनी अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों को जैसे ही अपने पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर पता चलती है, वो तुरंत अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचती हैं। जब वो वहां पहुंचती है तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है। सीता और गीता दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो अब रवि से बदला लेना चाहती हैं। दीदी, क्या करना है आपको पता है ना? उसे शक नहीं होना चाहिए। सीता हिम्मत करके रवि के घर जाती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? आप मिस्टर रवि है ना? हाँ, मैं ही रवि हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? पास वाली बत्ती की जमीन आपकी ही है ना मिस्टर रवि? इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं गोल्ड फाइंडिंग करती हूँ। हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक आपकी जमीन में ढेर सारा सोना मौजूद है। सच में? मैंने सोचा था कि वो जमीन बेकार है, इसीलिए मैंने कुछ ही दिन पहले
वो जमीन कुछ भिखारियों को दे दी है। ऐसी बात है तो अब वो भिखारी बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके वो जमीन इनसे वापस ले लूंगा। आप बस ये बताइए कि आगे करना क्या है। सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी और सोने को निकालने के लिए भी बहुत सारी मशीन लगेंगी और उन मशीनों का खर्चा भी बहुत होगा। आप बस 2 करोड़ जैसी छोटी सी रकम का इंतजाम करिए, बाकी मशीन को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात सुनने के बाद रवि सोच में पड़ गया कि असली में उस जगह पर सोना है भी या नहीं। ये जानने के लिए वो सीता के साथ मिलकर उसी जगह पर जाता है। इतने में गीता जमीन में कुछ खुदाई कर देती है, छोटे छोटे पत्थरों को सोने की परत में रंग देती है। थोड़ी ही देर में सीता और रवि उसी जगह पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उसी बत्ती के कुछ छोटे छोटे बच्चे गोल्ड बॉल के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर रवि हैरान हो जाता है। मैडम सीता, मैं अभी थोड़ी देर में आपके हाथों में पूरी रकम रख दूंगा। आप बस उन गरीबों को सोने की बात पता चलने मत देना। इसके बाद वो अपने घर के सभी सामान और कीमती वस्तुएं बेच देता है और अपनी जमा पूंजी सबको मिलाकर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है और सीता के हाथ में लाकर दे देता है। और फिर वो सभी बस्ती वालों के पास जाकर माफी मांगता है और उन्हें उनकी जमीनों के कागज लौटा देता है और उन्हें उनके घरों में वापस जाने के लिए कहता है। कल सुबह आप अपनी जगह पर आ जाइएगा, कल काम शुरू कर देंगे। ये कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह रवि वहाँ पर आकर सीता का इंतजार करता है। वो सीता का काफी देर तक इंतजार करता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई नहीं आता। ऐसे इंतजार करते करते वहाँ पर पड़े एक सोने के कंकड़ पर उसकी नजर जाती है तो रवि उस कंकड़ को उठाकर देखता है। उस कंकड़ पर से थोड़ा सा पेंट हट रहा होता है। ये देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये जानने के बाद रवि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सीता और गीता की समझदारी को देख सभी बस्ती वाले उन्हें शाबाशी देते हैं और सभी को उन दोनों पर बहुत गर्व महसूस होता है। इसके बाद सभी बस्ती वाले अपना जीवन बहुत खुशी से व्यतीत करते थे।